कक्षा 10वीं के गणित का जो हम लोग एक अध्याय पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, उसी में आगे बढ़ते हुए आज के कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और आज के ही कक्षा में पढ़ेंगे कि इस प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी भी दो संख्या का हम लोग एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये आखिर ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, तो इसी चीज़ को हम लोग आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास आज हम सबसे पहले आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या कभी आपने दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन के बारे में सुना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, क्या कभी आप लोगों ने दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाजन के बारे में सुना है। बिल्कुल सुना होगा। देखिए आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होते हैं। 0, 1, 2, 3 और इधर बढ़ते जाएगा, इधर ऋणात्मक संख्याओं का समूह -1, -2 और -3। इसी चीज़ को तो कहते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक कहते हैं। ये और भी बढ़ेगा, -4, -5, इस तरीके से पूर्णांक होता था। हमने पहले ही क्लास में बता रखा है कि पूर्णांक क्या होता है। अच्छा, अब कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक उठा लीजिए। मान लीजिए हम दो धनात्मक पूर्णांक उठाते हैं, 8 और एक 3। हमने दो धनात्मक पूर्णांक लिया 3 और 8। क्या कभी आपने इनके विभाजन के बारे में सुना है। बिल्कुल सुना होगा, बच्चे से आप हम लोग विभाजन ही तो करते आ रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 8 को अगर 3 से भाग लगाते हैं तो क्या क्या रिजल्ट आने वाला है आप सभी को पता होगा। यहाँ पे कितने बार में लगाएंगे हम लोग, 2 बार में। यहाँ कितना आएगा 6, शेषफल कितना आएगा 2। आप सभी बच्चों को एक बात पता होगी, आप सभी लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा जी, कि भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जब बच्चे में हम लोग जब भाग बनाते थे, जब शिक्षक हमें भाग दिया करते थे और एक चीज़ बताते थे कि बच्चों पहले सबसे पहले तुम खुद से चेक कर लो कि क्या ये चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, क्या भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल आता है। अगर आ रहा है तो तुम्हारा भाग सही है ना। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है, जिसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा 3 से जब हम 8 को भाग लगा रहे हैं तो यहाँ शेषफल कितना आया 2, भागफल कितना आया 2। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं, ध्यान रखना है। अब भागफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, कोसेंट। क्या कहते हैं, कोसेंट, जिसे हम लोग क्यू से लिखते हैं। क्यू से स्टार्ट होता है कोसेंट, इसलिए हम लोग भागफल को हमेशा किससे दर्शाते हैं, स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इस भाग में शेषफल कितना आया, इस चीज़ को हम लोग शेषफल कहते हैं। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए हम शेषफल को स्मॉल r से दिखाते हैं, ठीक है बात। अच्छा, अब एक बात समझिए, जिसे भाग किया जा रहा है वो चीज़ क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ये क्या कहलाता है जी, ये कहलाता है भाजक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिवीज़र, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझिए, बहुत अच्छे से समझना है। भाजक, ये भाज्य शेषफल और ये भागफल शेषफल, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ से जैसे ही हम लिख रहे हैं, अगर हम इस पर बैठाएं तो क्या आएगा, भाज्य यहाँ पे 8 है इज इक्वल टू भाजक हमारे पास 3 है, भागफल कितना आया 2 है, प्लस शेषफल कितना आया 2 है। अब यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहता है, ये प्रमेय क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहें, समझिए ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहें तब आपको दो धनात्मक पूर्णांक और मिलेगा। समझिए बात को कि 2 दिया रहेगा तो 2 और मिलेगा, मतलब 2 के साथ 2 फ्री मिलेगा। कब, जब आप विभाजन करेंगे, दोनों के बीच विभाजन करेंगे। देखिए हमें भी मिल रहा था, हम 3 और 8 2 लिए, क्या लिए, 2 धनात्मक पूर्णांक लिए, हमको 2 फ्री में मिल गया। कौन कौन फ्री में मिला, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। कब मिल रहा है, जब हम विभाजन कर रहे हैं। फिर से समझिए बात को, हम जब 8 को 3 से विभाजित कर रहे हैं तो यहाँ 2 शेषफल आ गया और वो इस प्रकार मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम जैसे यहाँ हाथ पे रख लेंगे 3 और 8 को तो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक विभाजन नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। और जैसे ही विभाजन किए तो इस प्रकार मिलता है कि जो आप भाज्य जो है, भाज्य को भाजक गुना से भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख पाएँ। मतलब 8 इस प्रकार से होगा कि 3 गुना समथिंग, ये क्यू होता है और ये क्या होता है r। इस प्रकार से आप लिख पाए। समझ में आ रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक लेने से 2 धनात्मक पूर्णांक एक्स्ट्रा मिलता है। कौन कौन, एक मिलता है q मतलब भागफल, दूसरा कौन r मतलब शेषफल। इस प्रकार मिलता है ताकि आप एक पूर्णांक को दूसरे के ऐसे रूप में लिख पाए। बात समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आए तो चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम ले लेते हैं एक पूर्णांक की 11, दूसरा पूर्णांक ले लेते हैं 3। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए विभाजन करेंगे जैसे ही हम लोग 3 से, तो कितने बार में आएगा ये, 3 बार में,
3 बार में 9 लगाते हैं, कितना शेषफल आ गया 2। अब यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इस 11 को क्या लिख सकते हैं, इस 11 को लिख सकते हैं 11 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2। मतलब यहाँ पे 2 हमने धनात्मक पूर्णांक लिया तो 2 धनात्मक पूर्णांक और मिले, कौन कौन, ये 3 मिला और ये शेषफल 2 मिला। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, आप सभी बच्चों का एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे 8 है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 के टेबल में 4 बार में 8 और यहाँ पे 0 आ गया। समझ में आ रहा है। तो अगर हम इस केस में पूछे शेषफल कितना आया, तो शेषफल हमारा 0 आ गया। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। समझ में आ रहा है। मतलब क्या होता है, अगर दो धनात्मक पूर्णांक आपके पास दिए रहे तो 2 धनात्मक पूर्णांक और एक्स्ट्रा मिलते हैं, कौन कौन, Q और R। इस प्रकार मिलते हैं कि आप एक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे धनात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। देखिए हमने 2 लिया था, 3 11, हमने एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक को दूसरे के रूप में व्यक्त कर दिया है यहाँ पे। समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसी चीज़ को आर्बिट्ररी में बात करें, है ना, व्यापक रूप में बात करें, जैसे हमने 3 8 लिया, फिर वहाँ 2 8 लिया, या हमने 3 11 लिया, अगर हम ए बी करके ले लें, मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है। बात समझ में आ रहा है। ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्या होगा स्थिति, जैसे कि हम मान लीजिए ए को बी से भाग लगा रहे हैं, ए को बी से भाग लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर बी को भाग लगाएंगे, अगर यहाँ 2 रहता, 8 रहता, इस तरीके से कुछ रहता, तो कुछ ना कुछ भागफल आता, तो कुछ ना कुछ भागफल आता। और अभी भागफल को हमने इंग्लिश में बताया क्या कि कोसेंट कहते हैं, जिसे हम लोग क्यू से दिखाते हैं। तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ भागफल आता है जिसे हम लोग क्यू से दिखा रहे हैं। मान लेते हैं कि ए को हमने बी से भाग लगाया, कुछ भागफल आ गया, ठीक है, और कुछ शेषफल भी तो आएगा। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जब पूरा भाग लग जाएगा तो कुछ शेषफल ही नहीं आता। बच्चों, आता है शेषफल। आप यहाँ पे देखिए, जब पूरा भाग लग जाता है तब 0 आता है शेषफल, मतलब शेषफल आना ही आना है। क्लियर है बात। तो शेषफल जो आएगा हम उसको R लिख दे रहे हैं। तो अब जिस चीज़ को भाग लगा रहे थे, जिस चीज़ से, आप इसको इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ये चीज़। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस R लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये जो R होता है ना, शेषफल जो होता है वो क्या क्या हो सकता है। समझिए बात को। शेषफल 0 हो सकता है। हमने देखा कि कुछ कुछ भाग में जब पूरा कट जाए तो शेषफल 0 हो सकता है। अच्छा, शेषफल क्या माइनस में हो सकता है क्या किसी का? तो शेषफल माइनस में नहीं हो सकता। मतलब शेषफल 0 से इस साइड, मतलब समझ पा रहे हैं कि 0 यहाँ है तो इधर ऋणात्मक होता है, तो 0 से इधर नहीं हो सकता है शेषफल। 0 जब भी होगा तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मतलब यहाँ जो R होता है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये आपको पता है कि जिधर मुँह रहता है वो बड़ा होता है। और ये नीचे क्या बता रहा है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन छोटा किससे होगा? छोटा जिससे भाग लगाया जा रहा है उससे छोटा होगा। अब कैसे होगा आप समझिए बात को। जैसे कि हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल्स लें आपके लिए। 9 है मान लिया जाए, 3 से भाग लगाया जा रहा है, समझिए। तो हम यहाँ पे कितने बार में भाग लगाएंगे? हम यहाँ पे भाग क्या 2 बार में लगा सकते हैं क्या? हम 2 बार में अगर लगाते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 3 आएगा। देखिए 3 शेषफल था, इसके जिससे भाग लगा रहे उसके इक्वल हो गया। क्या ये भाग सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको पता है कि अगर एक बार आ ही जा रहा है, पूरा बराबर हो ही जा रहा है, तो क्यों ना हम यहीं पे एक बार बढ़ा दें और पूरा काट दें ऊपर में ही। समझ आ रहा है बात क्या बोलना चाह रहे हैं? तो चलिए, तो ये समझ पा रहे होंगे कि शेषफल जिससे भाग लगाया जाता है उसके इक्वल्स कभी भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? जिससे भाग लगाया जाता है उसके इक्वल कभी नहीं हो सकता, उससे हमेशा छोटा ही होगा। तो वही चीज़ हमने लिखा कि जो शेषफल होगा वो 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर हो सकता है, और जिससे भाग लगाया जाएगा उससे हमेशा छोटा होगा। मतलब समझ में आ रहा है? और बच्चों, हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मान लिया जाए कोई एक संख्या है b, बात समझिए, कोई एक पूर्णांक है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक b है, और हम इस चीज़ को 4 से भाग लगा रहे हैं। बच्चों यहाँ देखो, हम क्या है कि b कोई धनात्मक पूर्णांक है और हम उसे 4 से भाग लगा रहे हैं। तो अब बताइए शेषफल क्या क्या हो सकता है? बताइए शेषफल क्या क्या हो सकता है? क्या शेषफल 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। हमने देखा कि अगर 3 से भाग लगाए तो 3 शेषफल नहीं होगा, और अगर मान लेते होता है तो एक बार ऊपर ही लगा देंगे।
शेषफल बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब 4 नहीं हो सकता। ठीक, 4 नहीं हो सकता। क्या 4 से ज़्यादा हो सकता है क्या शेषफल? कभी नहीं हो सकता, मतलब 4 से जो भी होगा शेषफल कम ही होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं शेषफल जिससे भाग लगाया जाता है उससे कम ही होता है, या 0 से बड़ा। ठीक है, तो 4 नहीं हो सकता। 3 शेषफल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आप समझिए, जैसे कि मान लिया जाए हम भाग लगाते हैं 15 को, तो कितने बार में? 4 तिया 12, शेषफल कितना आ गया? 3। तो देखिए 3 हो सकता है शेषफल। अच्छा, अगर यही चीज़ हम 14 से भाग लगाएं, इसको 4 को 14 से भाग लगाएं तो 3 शेषफल हो सकता है। अच्छा, अगर 14 से भाग लगाए तो कितना होगा? शेषफल कितना होगा? 2 होगा, मतलब 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। और यही चीज़ अगर हम 13 से भाग लगाएं, 13 को 4 से भाग लगाएं तब कितना होगा? तब होगा हमारे पास कितना? 1 शेषफल हो सकता है, मतलब 1 भी हो सकता है। अच्छा, अगर 12 को 4 से भाग लगाएं तब शेषफल कितना होगा? 0 हो जाएगा। मतलब एक चीज़ यहाँ हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर किसी भी संख्या, कोई भी धनात्मक पूर्णांक को अगर 4 से भाग लगाया जाता है तो जो हमारा शेषफल की संभावनाएं हैं, मतलब शेषफल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 जैसे ही होगा तो एक बार और बढ़ा देंगे हम भाग में ही। समझ में आ रहा? अगर यही चीज़ 5 से भाग लगाया जाता तो शेषफल की संभावनाएं क्या क्या हो सकती थी? 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, 3 हो सकता था और 4 हो सकता था। क्या 5 हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से अगर 6 से भाग लगाया जाए तो क्या क्या हो सकता है, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है हालांकि आप समझ चुके होंगे। अभी जो हमने सीखा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों को एक दूसरे के रूप में किस तरीके से व्यक्त कर रहे थे, यही चीज़ था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसी चीज़ को किस तरीके से लिखा गया है, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका 2 धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पूर्णांक छूट गया है, 2 धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे होगा, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है। मतलब a और b अगर कोई 2 धनात्मक पूर्णांक आपके पास दिया है तो q और r जरूर ऐसी 2 धनात्मक पूर्णांक मिलेंगी कि a = bq + r आप लिख पाएंगे, जहाँ पे जो शेषफल है r जो है वो 0 से बड़ा होगा या बराबर भी हो सकता है, और r हमेशा दूसरे वाले धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है जिससे भाग लगाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, अगर इसी तरीके से हम बोलें आपसे कि इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 15 और 7 को एक मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त कीजिए, इस रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग कैसे व्यक्त कर पाएंगे? देखिए हम लोग विभाजन करेंगे 15 को 7 से, क्या होगा? 2 बार में लगाएं 14, कितना है शेषफल? 1। ठीक है, अब इसके रूप में अगर व्यक्त करना चाहें हम लोग तो देखिए यहाँ पे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं 15 = 7 × 2, 7 × 2 + 1। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 2 पूर्णांक था 15 और 7, इसके जगह उसके लिए हम तुलना करें तो क्या है, ये a है और ये क्या है, b है, और ये क्या आ रहा है, q आ रहा, और ये क्या आ रहा है, r है। तो समझ में आया है? इन 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए q कितना आ गया? q आप देख पा रहे हैं 2 आया, r कितना आ रहा है? 1 आ रहा। आप समझ पा रहे होंगे किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक को इस विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इस रूप में किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, और ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो व्यक्त करने का जो तरीका हो गया कि हम किस तरीके से व्यक्त कर पा रहे हैं, इसी तरीका का प्रयोग करके 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकाला जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर कोई आपसे पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आप सिंपली बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ निकालने की जो प्रक्रिया होती है, जो विधि होता है, उसी विधि को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम। ठीक है,
अब इसमें एक्चुअली में होता क्या है, देखिए बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पे क्या होगा कि a और b कोई भी दो संख्याएं दी रहेगी, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहेंगे और बोल दिया जाएगा कि इन दोनों के बीच आप इन दोनों का HCF निकालें। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सिंपली वही रूप हम लोग व्यक्त करेंगे जैसे हम लोग करते थे। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए b को हम a से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे q आएगा और यहाँ पे r आएगा, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करेंगे और ये चीज़ हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे। अब मान लिया जाए यहाँ पे जो चीज़ r आ रहा है, अगर यहाँ पे r शून्य के बराबर हो गया, फिर से समझिए दो संख्याएं दी गई रहेंगी। जैसे कि हमको एग्जाम्पल लेते हैं 4 और मान लेते हैं 13। 4 और 13 को दो संख्याएं दी गई है, हम यहाँ आर्बिट्ररी a और b ले रहे हैं। अगर a और b दी रहेगा तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगर r शून्य आ गया तो ये जो होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं, मीन्स की जो भाजक होगा इसी पद का, इसी क्रम का, ये भाजक इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्लियर है। और अगर शून्य नहीं आई, अगर यहाँ पे शून्य नहीं आता है तो इसको हम लोग नया भाजक मानेंगे और इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे और फिर से एक बार भाग की प्रक्रिया करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। जैसे इसमें जो बड़ा रहता है उसको हम लोग हमेशा भाज्य मानते हैं और दूसरे वाले पूर्णांक को क्या कहते हैं, भाजक। अब प्रक्रिया कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, क्या हमारा शेषफल शून्य आया, नहीं आया। और अगर शेषफल शून्य आ जाता, मान लेते थोड़ी देर के लिए शेषफल शून्य आ जाता, तो इसको हम क्या कह पाते हैं कि ये जो है इन दोनों संख्याओं का HCF है, ठीक है। शेषफल तो शून्य नहीं आया था, शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया, ठीक है। तो अब 1 आया तो इसी शेषफल को हम लोग क्या मान लेंगे, अब यहाँ से एक नया भाग शुरू करेंगे और ये जो शेषफल आया था इसको हम लोग क्या मान लेंगे, नया भाजक मान लेंगे। और यहाँ भाज्य में क्या उतरेगा, भाज्य में जो पहले भाजक था उसको उठा करके यहाँ उतारेंगे। फिर से समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर शून्य आ गया तब तो ठीक है, ये हो जाएगा HCF। और अगर शून्य नहीं आया तो जो शेषफल आया है उसी शेषफल को हम लोग भाजक मान लेंगे और यहाँ जो पहले भाजक था उसको यहाँ बना देंगे भाज्य। कुछ समझ में आ रहा है। अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो ये जो पहले भाजक का काम कर रहा था उसको उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे। समझ में आ रहा है। देखिए ये नहीं, इसको हम उठा करके यहाँ लेकर आ गए, 4 को उठा करके यहाँ लेकर आ गए और ये 1 कहाँ का था, जो पहले शेषफल आया था। अब फिर लगा के देखिए कितने बार मिलेगा, अब 4 बार में। अब शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया। तो शून्य शेषफल कौन से क्रम में आया, यहाँ पे 2 बार भाग हुआ है, एक बार यहाँ भाग हुआ, एक बार यहाँ भाग हुआ। तो किस भाग में शेषफल शून्य आया है, इस वाले में शेषफल शून्य आया है। तो यहाँ का जो भाजक होगा यही भाजक क्या कहलाएगा, HCF। क्या कहलाएगा, ये HCF कहलाएगा। इसको लिखते कैसे हैं हम देखिए, यहाँ पे कितने बार भाग हुआ है, 2 बार भाग हुआ है। किसके किसके बीच, पहला भाग हुआ है 13 के साथ, 13 के साथ भाग हुआ है। किसके किसके लिए, 4 गुना 3 प्लस 1। कैसे लिखें, अभी जो हमने प्रमेयिका पढ़ा उसी प्रमेयिका को लेकर लिखें। तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 को लिख सकते हैं 4 गुना 3 प्लस 1। कैसे लिखे समझ पा रहे होंगे आप। हमने जो प्रमेयिका पढ़ा, मान लीजिए ये चीज़ नहीं है तो हम क्या लिखते हैं, भाजक भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो वही चीज़ हमने लिखा है। अच्छा, क्या यहाँ पे शेषफल आया, शेषफल यहाँ शून्य नहीं आया, शून्य नहीं आया तो हम अगले में बढ़ें। अगला में फिर हम यहाँ पे एक और भाग है, इस भाग के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस भाग के लिए लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4 प्लस 0, 1 इंटू 4 प्लस 0, 1 इंटू 4 प्लस 0। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे तो शेषफल शून्य आ गया, तो जहाँ पे शेषफल, जिस स्टेप में शेषफल शून्य आ जाए वही क्या कहलाता है, जो दूसरा पूर्णांक रहता है, जो यहाँ पे भाजक का काम कर रहा था, यही भाजक HCF कहलाता है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। आ रही बात समझ में। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, आपके जो बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारे पास, देखिए पहला प्रश्न है आपके एक्सरसाइज का ही प्रश्न है, 135 और 225 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। कितना कितना का, 135 और 225 का HCF। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या, यहाँ पे जब हम लोग हल करते हैं इन चीज़ों का, तो सबसे पहले जब हम लोग हल करेंगे तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले इन दोनों में बड़ा कौन है उसका चुनाव करेंगे। अब यार कोई भी बच्चा ही बता देगा कि ये बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ 225 है वो बड़ा है किससे, 135 से।
बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपको भाग लगा देना है। भाग कैसे लगाएंगे हम लोग? 225 को कितना से भाग लगाएंगे? 135 से। फिर से समझिए, सबसे पहले हम क्या चुनाव किए, कौन बड़ा है। क्यों चुनाव किया? क्योंकि जो बड़ा रहता है वही हमारा भाज्य बनता है और जो छोटा रहता है भाजक बनता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे ही भाग लगाएंगे तो कितने बार मिलेगा? एक बार में। तो कितना आएगा? 135। शेषफल कितना उतरा? 90। ठीक है बात यहाँ तक? क्या शेषफल शून्य आया? शेषफल शून्य नहीं आया। हम कॉपी के देखिए, कॉपी के ही बगल में क्या दायां साइड ये करेंगे और बायां साइड ये करते चलेंगे। क्या करेंगे? 135 इज इक्वल टू, यहाँ से जो स्टेप हुआ है क्या, सॉरी उल्टा लिख दे रहे हैं हम, 225 इज इक्वल टू 135 गुना 1 प्लस 90। ये समझ में आ रहा कैसे लिखे हम? यहाँ पे जो हमने भाग किया उसी चीज़ को हम यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके लिखते हैं। ठीक है, कॉपी के दायां साइड में ये लिखेंगे, बायां साइड में ये करते चलेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए शेषफल शून्य नहीं है तो जो शेषफल है उसको अब नया हम भाजक बना देंगे और इस चीज़ को उठा करके यहाँ ले आते थे। तो 135 यहाँ लिख दिए। ये कैसा? कुछ इस तरीके से बन गया होगा। अब क्या, फिर से भाग लगाएंगे, देखते हैं शून्य आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है। देखिए एक बार में लगाएंगे 90, घटाइए कितना आएगा? 5, यहाँ 13 में से 9 हो गया कितना? 4। फिर शून्य आया क्या? शून्य नहीं आया। तो फिर ये कॉपी के दायां साइड हमारा भाग चल रहा है और बायां साइड क्या चल रहा है? जो स्टेप हो रहा है। तो अब हमारा ये भाग है हमारा, इसमें स्टेप क्या क्या हुआ है हमने किया है यहाँ पे 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस शेषफल कितना? 45। यहाँ पे भी शेषफल शून्य नहीं आया तो स्टेप्स क्या होंगे? और आगे बढ़ेंगे। तो अब हम इस शेषफल को क्या मान लेंगे? नया भाजक मानेंगे और अब इस 90 को क्या करेंगे? उठा करके यहाँ ले आएंगे। आप अभी हमने सीखा है इस चीज़ को, 90 यहाँ रख देते हैं। अब फिर से भाग लगाइए। अब क्या इस भाग में शेषफल शून्य हो रहा है क्या? शेषफल शून्य यहाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 2 बार में जैसे ही आप भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 0 0 के 0, तो मतलब शेषफल शून्य हो गया। समझ आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? यहाँ शेषफल शून्य होगा। तो चलिए अभी इस स्टेप को भी यहाँ लिख देते हैं। क्या? 90। देखिए आप समझ पा रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं? 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। 90 इज इक्वल टू 45 गुना 2 प्लस 0। अब बताइए हमारा शून्य शेषफल किस स्टेप में आया है? इस वाले स्टेप में आया है, इस वाले भाग में आए हैं। तो ये जो यहाँ का जो भाजक होगा यही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो मतलब यहाँ का जो ये होगा एचसीएफ कहलाएगा। तो हम क्या एक लाइन लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे, इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ है, एचसीएफ 45 होगा। 45 क्यों होगा? क्योंकि इस पद में शेषफल शून्य हो रहा है। तो आप उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किसी भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किसी दो संख्याओं का एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न हम लोग और करते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएँ। ये प्रश्न भी आपके ही बुक का है जो अभी हम लोग करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? 4052 और 12576। 4052 और 12500। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न रहा। 4052 और 12576 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चरण होता है आपने सीखा है अभी अभी कि हम हल करेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इन दोनों में बड़ा कौन है ये बताते हैं। तो लिखेंगे कि यहाँ 12576 जो है वो क्या है? 4052 से बड़ा है। ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ 12000 का बात हो रहा है, यहाँ 4000 का बात हो रहा है, ये अभी से बड़ा है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट विभाजन करेंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट विभाजन करते हैं। आपको अपने कॉपी में इसके नीचे विभाजन करना है। हमारे पास जगह यहाँ है तो हम विभाजन करते हैं। और क्या होगा देखिए विभाजन कैसे करेंगे। 12576 को विभाजित करेंगे किससे? 4052 से। कितने बार में होगा विभाजन आप देखिए, 4 बार में लगाएंगे तो 4 चौक 16000 के लगभग आना है। 3 बार में लगाएंगे तो 4 तिया 12000 और 52 को फिर पढ़ना होगा तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 156। हाँ, 50 तिया 150 और 2 तिया 6, 156। तो अगर हम इस पूरे को 3 बार पहाड़ा पढ़े तो कितना आएगा? 12156। आप चाहे तो गुना करके देख लीजिए। 2 तिया 6 के 6, 5 दूनी 10 के, तो सॉरी 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 0 × 3 0 और 1 का 1 आ गया, फिर 4 तिया 12। समझ में आ रहा है? अब देखिए शेषफल, अब 6 में 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2,
5 में से 1 गया 4, ये तो शून्य हो गया। क्या शेषफल शून्य आया? नहीं आया। और अगर शेषफल शून्य आता तो ये संख्या इसका HCF हो जाता दोनों का। शेषफल शून्य नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? 12,576 को बराबर 4,052 गुना 3 प्लस 420। पहला स्टेप कंप्लीट। शेषफल शून्य नहीं आया तो हम लोग क्या करते हैं, इस शेषफल को नया भाजक मानते हैं और भाज्य के रूप में इसको उठा करके ले आते हैं। कितना? 4,052 आ गया नया भाज्य। ठीक है, अब फिर लगा के देखिए। आप समझिए यहाँ 420 है और यहाँ 4,000 है। अगर सिर्फ 400 रहता तो 10 बार पहाड़ा पढ़ देते तो 4,000 आ जाता है ना, लेकिन 420 है। आप 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 400 को पढ़ने से 4,000 और 20 को 10 बार पढ़ने से 200, मतलब इसको अगर पढ़ेंगे तो 4,200 आना है। लेकिन यहाँ कितना है? 4,052 है, मतलब 10 बार नहीं पढ़ सकते हैं आप, सिर्फ 9 बार पढ़ पाएंगे। तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना? देखिए 0 का 0, 9 को 0 से गुणा किए 0 आ गया। 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 तक 36 और 1 37 आ गया। ठीक है, अब शेषफल किए 2 में 0 गया 2, 15 में 60 गया 7 और इधर करेंगे तो क्या 9 में 7 गया 2। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, इधर तो 3 में से 3 गया 0 आ गया। फिर शेषफल शून्य नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? अब इस स्टेप में 4,052 इज इक्वल टू 420 गुना 9 प्लस शेषफल कितना? 272। अब देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है, फिर हम लोग भाग लगाएंगे। क्या है? देखिए 272 यहाँ पे था शेषफल, इसको भाग लगाएंगे किससे? ये वाला नया जो आएगा हमारा, ये शेषफल जो था यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाजक के रूप में। तो भाजक कितना आ गया? 420। कुछ समझ में आ रहा है कैसे इसको हम वहाँ उतार के ले गए? अब फिर से भाग लगा कर देखिए कितने बार में? 2 बार में तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2 बार में लगाएंगे तो 2 दूना 400 तो होगा। 72 को 2 बार पढ़ेंगे तो 144 में इसकी 544 हो जाएगा, इसको 2 बार पढ़ेंगे तो। लेकिन 420 है, एक बार में लगाएंगे हम लोग, एक बार में। कितना? 272 घटाइए 10 में से 2 गया 8, क्योंकि 0 है ना तो 0 से 2 नहीं जाता तो पैसा देंगे हम इसको। 10 में से 2 गया 8, 1 है बचा हुआ, 1 से 7 नहीं घटेगा, देंगे पैसा। 11 में से 7 गया 4 और इधर कितना है आपका? 3 में से 2 गया 1, 148। क्या शून्य आया? नहीं आया। तो क्या करेंगे हम लोग? फिर से भाग लगाएंगे। ठीक है, फिर से भाग लगाएंगे कितना बार? अब यहाँ हमारा 148 नया भाजक बन गया और ये चीज़ हमारा यहाँ उतर जाएगा। कितना? 272। अब देखिए कितने बार में लगाएंगे हम लोग? यहाँ 2 बार में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये देखिए 148 है, मान लेते हैं 150 है, 150 थोड़ी देर के लिए मानते हैं, 150 को 2 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में से 2 कर्म करना हो तो मतलब 296 होगा। तो 296 नहीं है तो 272, तो एक बार लगाएंगे, एक बार में 148। शेषफल कितना? तो अच्छा इस चीज़ को हमने यहाँ लिखा क्या? नहीं लिखा। इस चीज़ को हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। 420 इज इक्वल टू 272 गुना 1 प्लस 148, ये स्टेप। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, घटाइए। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 1। कुछ समझ में आ रहा है? 124। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे लगाइए। इसको भी हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं। 272 इज इक्वल टू कितना? 148 गुना 1 प्लस 124। और आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, और हम लोग आगे आते हैं। 124, अब ये 148 यहाँ उतर गया। अब कितने बार में लगाएंगे? एक बार में लगाएंगे। कितना आएगा? 124। कुछ समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ आ गया। अब इसको भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 148 इज इक्वल टू क्या? 124 गुना 1 प्लस 124। समझ में आ रहा है? इस स्टेप को हम वहाँ पे लिखें। अब शून्य नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कि शून्य आ जाना है। यहाँ 24 है, 124। देखिए कितने बार में लगेगा? 5 बार में पढ़ते हैं तो 20 आ जाता, और 5 इसको पढ़ेंगे तो 120। तो मतलब कितना बार में? 5 बार में पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा। करके देख लीजिए। 4 पचे 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10, है ना? फिर से सुनिए। 4 चौक 16, सॉरी 5 चौक 20 के शून्य, हाथ में 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120 आ गया। शेषफल कितना आया? यहाँ पे 4 आया। अभी भी शून्य नहीं आया। शेषफल हमारा दिख रहा है उधर कैमरे में। ठीक है, अभी भी शून्य नहीं आया है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 124 इज इक्वल टू कितना? 24 गुना 5 प्लस कितना? 4। शेषफल शून्य नहीं आया है, लेकिन अब लास्ट में आ जाना है। ये 4 है और फिर पुनः भाग लगाएंगे। अब ये 4 को हम क्या भाजक मान लिए, और ये हमारा कहाँ चला जाएगा? 24 यहाँ, और 6 बार में 24 से शून्य आ गया। समझ में आ रहा है? दिख रहा है कैमरे में? ठीक है,
यहाँ पे अब लास्ट वाला स्टेप को हम क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे देखिए हम लिख पाएंगे 24 इज इक्वल टू कितना, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो होगा क्या होगा, दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। कौन कौन दोनों संख्याओं का, इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। हमने वहाँ पे निकाला तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 4052 और 12576 का एचसीएफ 4 होगा। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। और अगले क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, जो भी बोर्ड एग्जाम्स हैं क्लास 10th के, तो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर